बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक इसाक सती हैं जनाब। और जाहिर है हम रोज़ाना की बुनियाद पर जब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपडेटेड होती हैं। आप उसके पूरे बैक स्टोरी से आगाह होते हैं। और बैक स्टोरी लेकिन उसके अंदर हम तड़का लगाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश तड़का लगाते हैं। बैक स्टोरी ये थी कि कल हम बड़ी उम्मीदें रखे हुए थे कि जनाब ये होगा कि पाकिस्तानी टीम पहला ही मैच जीत जाएगी। नहीं। लेकिन मौसम ने अपने तेवर कल से ही दिखाने शुरू कर दिए थे। यानी हमें मैच शुरू होने से कोई 2-3 घंटे पहले आइडिया हो गया था कि भाई बारिश हो सकती है। ऐसा लग रहा था कोई डबल विकेट टूर्नामेंट था जो हम खेल रहे थे। और हुआ ये कि फिर जब बारिश हुई और जैसे गरज चमक के साथ भी आप देख रहे हैं मंजर देखने को आए, 7 ओवर्स तक जी कल का मैच जो है T20 का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, पहला T20 महदूद हो गया। अच्छा, वैसे थोड़ा सा हमें लेट्स कट देम सम स्लैक। वी आर नॉट मेड फॉर दिस टाइप ऑफ टुल्ला हिटिंग। ये जो होता है कि जाते साथ लपाड़ना शुरू हो जाते हैं। 2 टर्म्स मैंने यूज़ किए, टुल्ले मारना और दूसरा होता है लपाड़ना। ये एक स्लैंग लैंग्वेज है। बेसिकली होता ये है कि जाते साथ ही जब आप 4.5 आप मारना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 7 यानी कि 7 6 42 यानी कि 7 6 42 42 गेंदों का आपने सामना करना है और 10 विकेटें आपकी हैं, तो बस जाते साथ ही मारो। वही काम किया टीम ऑस्ट्रेलिया ने और उनको एडवांटेज था इस टाइप की क्रिकेट का। मैक्सवेल जो है वो चल गए और ऐसे में उन्होंने स्कोर जो है वो अच्छा खासा बना दिया। लेकिन वो कोई टेम्परामेंट T10 आपको पता है कि खेला जाता था, 10 ओवर का वो भी होता था। ये तो उससे भी छोटा है। हाँ। तो उसमें मुझे तो मज़ा ही नहीं आया और मैं नहीं इस पे अपनी टीम को जज करता कि जितना वो खेले, क्योंकि उन्हें सेटल होने का मौका ही नहीं मिला। चलें जी, लेकिन ये हुआ कि जब 7 ओवर्स तक महदूद हो गया तो जैसे अशफाक ने बताया कि 4 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने 93 रन बनाए। और जो नाकाम चल रहे थे वनडे में, यानी कि मैक्सवेल की अगर हम बात करें, उन्होंने 19 गेंदों पर 43 रन की फिर ये इनिंग्स खेली है और बड़ा जबरदस्त शॉट्स खेले। और इन्हीं शॉट्स की वजह से ग्लेन मैक्सवेल जाने जाते हैं। ही इज अ पावर हिटर, ही इज अ स्टार प्लेयर। और आज उन्होंने, और आप ये देखें कि 360 शॉट्स खेले उन्होंने, लेफ्ट राइट इधर उधर, जहां उनसे लगी वहां पर उठा के हारिस रऊफ को मारा, नसीम शाह को मारा और ऐसी बॉलों पे मारा जिन पे लग रहा था कि शायद ये कैच हो जाएंगे, लेकिन वो छक्के हो गए। अच्छा, वही बात कि जब हमारी टीम की बारी आई तो फिर हम ज़रा ज़्यादा ही जल्दी में नज़र आए। हमने ये किया कि हमने जल्दी विकेटें अपनी गिराना शुरू कर दी। हाँ, जल्दी में रन नहीं बनाए। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना, उसमें रन भी फिर जल्दी बनने चाहिए। थोड़ा सा इधर भी देखना चाहिए। अब 9 विकेटें खोकर जी 64 रन ही हम सिर्फ बना सके और उसके बाद हमारे जो ओपनर और मिडिल ऑर्डर है वो नाकाम रहा। साहबजादा फरहान 8, कप्तान रिजवान 0, बाबर आजम 3, उस्मान खान और सलमान आगा 4 रन बनाकर आउट हो गए। एक चीज़ अगर आप ज़रा नोटिस करें कि मुझे अभी भी ये लगता है कि हमारी टीम दे आर नॉट बिल्ड फॉर T20 क्रिकेट इन द सेंस कि आपने मैक्सवेल के शॉट्स देखे, सारे पीछे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, थर्ड मैन पे, उधर हर तरफ उन्होंने शॉट्स खेले। हम सिर्फ शॉट्स खेलते हैं वही कन्वेंशनल कि सीधा शॉट मारें, छक्का सामने हो जाए, कवर के ऊपर से हो जाए, लॉन्ग ऑन पे हो जाए। शॉट्स देखे ना, सारे के सारे उधर मारते हुए लॉन्ग बाउंड्रीज पे हम शॉट्स मारते हुए आउट हो रहे हैं। उन्होंने जो शॉट्स खेले थे, आई एम नॉट जजिंग देम, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एक हमारे आर्मर में एक चंक होता है ना, वो एक है हमारे मसला हमारे साथ है। अच्छा, लेकिन हमारी टीम भी तो तब्दील हुई भी थी, तो थोड़ा सा हमें ये भी मैं तो कह रहा था पहले से, आपसे कह रहा था ना कि टीम जो है वो हमारा टेम्परामेंट चल रहा था। एक जरा कहते हैं ना, एक आपको टीम की पूरी कॉम्बिनेशन होती है, वो थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ है। चले जी, लेकिन अब देखते हैं होपफुली कि जो सेकंड T20 होगा उसमें मौसम इस तरह के तेवर नहीं दिखाएगा और हम भी कुछ एक नई डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ फिर मैदान में उतरेंगे। अब आ जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फैब में होने और अभी तक भारत की हरदर्मी बरकरार है और भारत ने कह दिया जी हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे अब। लेकिन जो ट्रॉफी है उसका सफ़र शुरू हो गया है और दुबई से ये ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंचा दी गई है। मेज़बान मुल्क पाकिस्तान पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान में भी इसका सफ़र, जो पहली डेस्टिनेशन है वो स्कर्दू है। स्कर्दू से 16 नवंबर से एक टूर इसका शुरू होगा और ये खूबसूरत सी देख सकते हैं आप चमचमाती जो ट्रॉफी है ये K2 बेस कैंप भी ले जाई जाएगी। अच्छा, आप ये देखिए कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ और इस हवाले से कल भी हमने खबर दी थी सदफ कि उसमें बाकायदा तौर पर ये जो ब्रॉडकास्टर्स हों या बाकी जो हों उनको 3 महीने का टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अब ये है कि और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ लेकिन ट्रॉफी टूर का आगाज़ हो गया और फिर ये 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। और ज़रा आपको इसका एक झलक दिखाते हैं। भाई क्या बात है, हमने इतनी जगह नहीं देखी जितनी ट्रॉफी देखेगी सदर।
ट्रॉफी देखिए बनता भी है, क्योंकि इतने मुल्क इस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए मैदान में उतरेंगे और मुकाबला होगा। मुकाबले के बाद जिसकी किस्मत होगी, जो अच्छा खेलेगा, जो बेहतर परफॉर्म करेगा, जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, वो टीम ये ट्रॉफी ले जाएगी इंशाल्लाह। तो जी 19 फ़रवरी से शुरू होगा, 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल है। अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स की बात हो रही थी, तो अब ब्रॉडकास्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गए। उन्होंने ICC पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि भाई बताएं कि आखिर ये किस तरीके से मैचेस खेले जाएंगे, हाइब्रिड सिस्टम के तहत खेले जाएंगे, क्या होगा, और फिर इसके बाद पाक भारत मैच होगा भी कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल अब तो ये है कि वो पाकिस्तान ने भी चूंकि थोड़ा सा आंखें दिखाई हैं, एंड वेरी राइटली सो, वरना हम तो पहले कहते थे कि चलो पैसा आ रहा है तो आने दो, हमें क्या ज़रूरत है, वहाँ नहीं हो रहा तो चलो बदिक्कत है तमाम, यहाँ हो रहा है तो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने थोड़ी आंखें दिखाई कि भाई होनी है तो यहीं पे होनी है, तो इस पर वो पाकिस्तान से भी पूछ रहे हैं कि बता तेरी रज़ा क्या है, कि भाई क्या चाहते हो, कैसे होगा। अच्छा, जरा इसमें हम कुछ आपको जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं वो भी बता देते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स ने साल 2027 तक के नशरियाती हुकूक $3 अरब में खरीदे हैं। अब भारी आमदनी की सबसे जो बड़ी वजह होती है क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो कि ICC के अंडर हो, वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, जिसकी सबसे ज्यादा मांग भी होती है, सबसे ज्यादा TRP भी होती है और सबसे ज्यादा पैसे भी इसमें होते हैं। 10 सेकंड का इश्तिहार T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के दौरान 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 50 लाख रुपए तक पहुंच गई है। और भारतीय सहाफ़ी है चंद्रशेखर, वो मोदी सरकार पर उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया है। कहते हैं पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं था तो फिर उन्हें भारत क्यों बुलाते हो, और जबकि महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए और उनको सिग्नल देना है कि पाकिस्तान दुश्मन है, यानी कि जाहिर है उन्हें अपना एक पॉलिटिकल माइलेज जिससे हासिल करना है, तो उसके लिए जी खेल में सियासत को ले आए। अच्छा जी, तो आपने ये देख लिया कि सूरत हाल क्या है, कि एक तो कौमी टीम को जो सूरत हाल हमने देखी वो क्या है, अपनी टीम को नहीं भेज रहे, ये सारा सिलसिला। अब यह है कि कबड्डी और ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी, ठीक है, और फिर NOCs जारी नहीं किए गए इनको। भारतीय टीमों को वजारत खेल ने तो इजाज़त दी थी, लेकिन वजारत दाखिला और ख़ारजा से उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल सकी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इस पर मौक़िफ़ दिया है कि भारत खेलों को सियासत की नज़र ना करे। ये बड़ी अफसोसनाक बात होती है, क्योंकि ये जो खेल होते हैं दे शुड बी बियॉन्ड बॉर्डर्स, और यहाँ पर ख़ास तौर पर वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, और एक बड़ा अच्छा है। हम देखते हैं कि आप ये देखें मिसाल के तौर पर वो जेवलिन वाला जो इवेंट होता है, उसमें किस तरीके से नीरज चोपड़ा और किस तरीके से अरशद नदीम आपस में, मतलब खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन भी होता है, लेकिन आपस में अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा क्रिकेट से मुझे एक ये गिला है भारतीय क्रिकेटर से, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, कि वो कभी इस इशू पर हम आवाज आज मुझे एक चीज अच्छी लगी कि कम से कम भारतीय सहाफ़ी इस पे बोल तो रहे हैं, वरना हर तो जगह सेम वॉइसेस होती हैं। नेशनलिस्ट उनका एजेंडा है, पर तो वो कोई बात ही नहीं करते। पाकिस्तान हर जगह ऐसी वॉइसेस होती हैं, उनको आगे बढ़ाना जरूरी है। इस वक्त हम बात कर लेते हैं, चलें जी, सारी जो क्रिकेट से जुड़ी हमारी सारे इशूज हैं उन पर नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो जरा कल के मैच से शुरू करते हैं। बारिश की वजह से हमें ये अंदाजा नहीं था कि इस हद तक मामला हो जाएगा कि 7-7 ओवर तक मैच महदूद हो जाएगा, लेकिन जैसे कि अशफाक ने पॉइंट आउट किया कि भाई इसमें हम टीम को जज नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कंडीशंस डिफरेंट, बारिश हो गई और फिर जिस तरीके से मैक्सवेल ने खेला, आप क्या तज्जिया करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि आप शॉर्टेंड मैच में किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। थोड़ा सा पाकिस्तान में सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा बैट्समैन भर लिए थे, शायद इसकी वजह यही थी कि 7-7 ओवर का मैच था, वरना जहादात खान एक ऑलराउंडर हैं, उनको खिलाना चाहिए था। अरफात मिन्हास एक ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर है। लग रहा है कुछ एलर्जी है, रिजवान को स्पिनर से बिल्कुल भी नहीं खिला रहे, वो तमाम फास्ट बॉलर से ही अपना काम करवा रहे हैं। तो शॉर्टेन मैच था, फिर बड़ा स्कोर हो गया। उन्होंने अपने 4 ओवर चुन के उन्होंने उसमें मारे, 4 ओवर में 72 रन बनाए और अगले 3 ओवर में उनके 21 रन थे, तो वो मिला के 93 रन बन गए। कुछ अफरा तफरी पाकिस्तान ने कर दी। तो देख के खेलते अगर कि 3-4 ओवर बड़े तगड़े करते और 1-2 ओवर अगर उसमें कम भी रन जा रहे थे तो थोड़ा पैनिक कर गए। लेकिन एक चीज़ है जो मैं जिस जानिब इशारा करना चाह रहा था वो ये है कि मैं तो T20 के लिए कहता हूँ कि वी आर नॉट सूटेड फॉर दैट गेम। ये पहले होता था कि आप खेल लेते थे सीधे सीधे शॉट्स, या रिजवान जिस तरह से प्रिडिक्टेबल, आपको पता है आज वही शॉट खेलते हैं वो आउट हुए। लेकिन आप मैक्सवेल की इनिंग्स देखें, इसके बारे में आपने भी कई बार बात की होगी और हम भी करते हैं कि वो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह AB डिविलियर्स खेलते थे, सूर्य कुमार यादव खेलते हैं या बाकी और बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। मतलब ये हमारे शॉट्स प्रिडिक्टेबल हैं, वही टेक्स्ट बुक शॉट्स हैं। तो वो T20 को, और ये तो T7 कहेंगे इसको सूट करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते। बिल्कुल दुरुस्त आपने पॉइंट आउट किया है। पिछले 1 साल में जो T20 क्रिकेट चेंज हुई है
अब 200 रन तो बड़ा नॉर्मल सा एक आम सा चेज बन गया है। अभी साउथ अफ्रीका के मैच में 219 रन बनाए इंडिया ने और ऑलमोस्ट चेज कर लिए थे साउथ अफ्रीका ने। नीचे नंबरों पर आकर मार्को यंसन ने 17 गेंदों में 54 रन बना लिए 300 के स्ट्राइक रेट से। हमारा तो कोई बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, तो 300 का तो स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। तिलक वर्मा ने 50 कुछ गेंदों पे 100 रन बनाए, यानी 200 प्लस का एवरेज था, तो वो स्ट्राइक रेट था। तो वो अलग ही क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। हमें खेलनी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जाहिर टीम जब चेंज करती है तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। अडॉप्ट करने का कल बेहतरीन टाइम था शायद साहब। कल अगर विकेटें जल्दी गिर रही थी तो रन्स नहीं रुकने चाहिए थे हमारी। यहाँ पे हम क्यों नाकाम होते हैं? और अगर हम कुछ अपने बैटर्स की बात करें, उस्मान एक बार फिर नहीं चल सके। साहबजादा फरहान की बात करें, उन्होंने 2 चौके लगाए। तो ये टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, इनकी स्ट्रेटजी चेंज क्यों नहीं होती अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द मैच? हाँ, हम 4 ओवर में मैच हार गए थे। 4 ओवर में हमारी 5 विकेट गिर गई, 5वें ओवर में 6ठी विकेट गिर गई, तो वहां पे मैच हार गए थे। और न जाने क्यों हसीबुल्ला को 7वें नंबर पे भेजा, जबकि आपके टॉप में 6 के 6 बैट्समैन राइट हैंडर थे। तो बीच में उसको भेज के लेफ्ट हैंडर को थोड़ा सा तो टेम्पो चेंज करते, थोड़ा सा तो। मैं इसीलिए कह रहा था, कल भी मैंने ये सवाल उठाया था कि थोड़ा सा डिफरेंट जो आपको लगता है उसको होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे ये लगता था कि हारिस को इस टीम में होना चाहिए था बिकॉज ऑफ हिज अनऑर्थोडॉक्स शॉट। ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, आउट हो सकता है, लेकिन फिर भी साइम अयूब को होना चाहिए इस टीम में, क्योंकि उसके अंदर है कि वो रन रेट थोड़ा तेज लेके चल सकता है। दैट्स जस्ट अ थॉट, लेकिन आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे जैसे क्रिकेट हो रही है, अशफाक सत्ती, मुझे लग रहा है कि आप हमारी जगह लेने वाले हैं जल्दी और अच्छा होगा। और बड़ी माशाल्लाह अच्छी समझ-बूझ आप में आ रही है क्रिकेट की, सदफ में भी बड़ी तेजी से आ रही है, तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, साइम को होना चाहिए था। और जब उसने वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो मैनेजमेंट कोशिश करके उसको रोक लेती, रिजवान उसको कोशिश करके रोक लेते यार, ये प्लेयर है जो इम्पैक्ट डाल सकता है, ये प्लेयर है वो जो चौके छक्के नो लुक के लगा सकता है और फिर नो लुक इंटरव्यू भी दे सकता है। तो उस प्लेयर की जरूरत थी। और फिर अब जब आप जहादार खान को लेके गए, जिसने PSL में नेशनल T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस डाली है, दिखाई है, तो उसको आप रखते ताकि वो चौके छक्के लगाकर आप देखें ना, मैक्सवेल की मिसाल देखें। करियर थ्रेटनिंग इंजरी है उसे पैर में, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका पैर अब गया और तब गया, लेकिन वो उसके बावजूद उसकी रिजॉल्व हुई, वो चेंज नहीं होती परेशानी। ठीक है, अच्छा शायद साहब जरा आ जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। अब फाइनल हमें कब तक पता चल जाएगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होनी है, कैसे होनी है? होनी तो यहाँ है, कौन सा मैच कब हो रहा है, शेड्यूल आने का कब तक इम्कान है? सबको इसी चीज का इंतजार है। अब ICC ने ट्रॉफी भेजकर एक तो अच्छा कदम उठाया। उन्होंने ये बता दिया ICC ने कि नहीं, हम अभी पाकिस्तान ही को मेजबान समझते हैं, पाकिस्तान ही से हम निगोशिएट करेंगे। टेबल पर आना चाहिए BCCI को, ICC को और PCB को, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसलिए कि क्रिकेट इस वक्त बड़े दोराहे पे खड़ी है। जिस तरह ब्रॉडकास्टर चिल्ला रहा है, ब्रॉडकास्टर 1 साल से चिल्ला रहा है, और ये स्टार TV जो है ये अब मर्ज हो गया है मुकेश अंबानी की फर्म वायाकॉम 18 में। थोड़े दिनों में आपको और मजीद इसमें तब्दीलियां नजर आएंगी। मार्च 2024 में उन्होंने, ब्रॉडकास्टर ने बताया है कि पिछले 1 साल में हमें 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, भारतीय 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और आगे भी उनको नुकसान की अगर इसी तरह चलता रहा तो वो कहीं भाग न जाए और फिर इंटरनेशनली क्रिकेट को पैसों की प्रॉब्लम होगी। तो तीनों बोर्ड को, ICC को, PCB को, BCCI को मेज पर आना चाहिए। इसमें एक कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि BCCI को मेज पे आना चाहिए, बाकी तो तैयार है बात करने को। शायद साहब हम तो मेज के ऊपर बैठे हुए हैं सर। हाँ, मतलब सबको मिलकर आना चाहिए। और जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि भारत तो हमेशा स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करता है, कबड्डी की टीम को नहीं भेज रहा है। अभी 23 नवंबर से ब्लाइंड वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान में, उसके लिए अपनी टीम को क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। चलें, शाहिद साहब हम हमारे साथ ही रहिएगा। नजीबुल हसनैन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। नजीब, थैंक यू सो मच, एक तो सुबह सवेरे हमारे शो में आने के लिए। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई दुनिया में, मुझे ये अमेरिका में ये डिसाइड होता था एक वक्त में कि उनके पीछे जो अमेरिकी सदर मुंतखब होता था उसके पीछे लॉबी कौन सी होती थी।
अगर समझें कि एक ऐसी इंडस्ट्री उसको सपोर्ट कर रही होती थी जो जंग की हामी होती थी, तो फिर जंगों में हम देखते थे कि असला और साजा सामान इस्तेमाल होता था और वही इन्फ्लुएंस करती थी उनकी पॉलिसी को भी। यहाँ पर आप ये देखिए कि ब्रॉडकास्टर्स इस वक्त परेशान हैं कि हमने किस तरीके से ये चीज़ें लेके चलनी है। $3 अरब के नशरियाती हुकूक 2027 तक खरीदे जा चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनको और प्रेशराइज करना चाहिए ताकि वो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें और भारत अपना इन्फ्लुएंस उससे मजीद यूज़ ना करे? ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो ये कोई भी रियलाइज नहीं कर रहा। एक टाइम आएगा जब ब्रॉडकास्टर्स इस पर बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ $3 अरब की बात नहीं है, साथ साथ इनको ये गारंटी दी गई है कि इस साइकिल के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जरूर होंगे, क्योंकि कमाई का जरिया तो उनके लिए वही है। अब 90 दिन तो आपको कम से कम 90 दिन पहले तो आपको किसी भी इवेंट के लिए स्केड्यूल अनाउंस करना ही होता है ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजी बना सके, अपनी मार्केटिंग कर सके। तो ये एक डिजास्टर है और ये अभी बहुत जल्दी सब रियलाइज कर लेंगे। और मेरे हिसाब से ये जो इंडिया की एक तरह की बदमाशी चल रही है ना बीसीसीआई की, ये खत्म होनी चाहिए, वरना इसमें सबका नुकसान है। लेकिन आपकी तो काफ़ी ज़ाहिर है, आप खुद का आपका अपना शो है नजीब, तो आपकी बातचीत होती होगी। क्या ऑप्शन है जिसको हम वाकई एक्सरसाइज कर सकते हैं? इस बार माइनस इंडिया का जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं तो नुकसान ज़्यादा किसका है इसमें? देखिए, ये तो बहुत क्लियरली सारी गेम बड़ी कमर्शियल है, बड़ी पैसे की है, तो ऑब्वियसली इंडिया के बगैर होना तो बहुत हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये आप कोई किसी भी हिट मूवी की एग्जांपल ले लें और उसमें से हीरो को निकाल दें और बोले हम ये मूवी बनाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्पॉन्सर्स, सेल टिकट, तो वो ड्रॉ पीपल, तो वो उसका सारा चार्म इंडिया का है। लेकिन बात वही है कि इस चीज की बेस पे कब तक बर्दाश्त करें। ये इंडिया की इमेज दुनिया के सामने बहुत खराब जा रही है इस चीज से। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसको सब रियलाइज करेंगे। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि हमें हाइब्रिड मॉडल तो हरगिज नहीं मानना, लेकिन मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी जज्बाती बात है और हमें फाइनेंशियली बड़ा लॉस होगा। हम उसी तरफ चले जाएं, हम अब तक तो अभी लचक का मुजाहरा हम नहीं दिखा रहे, लेकिन जाहिर है कि अपनी बात तो मनवानी चाहिए ना। नहीं, अपनी बात मनवानी चाहिए और हो सकता है कि हम पैसा देख के, ये सारी वो देख के हम परेशान होके मान जाएं, लेकिन नहीं मानना चाहिए। मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। लेकिन हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आउट? आगे चलें आप, अगर आप फोरसी कर रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या होता आपको दिखाई दे रहा है? अभी तो मैं इस सिनेरियो में तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बता सकता कि आगे क्या हो रहा है। बस लगता यही है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए कहीं मान ना जाए। अभी तो बड़ी सख्ती शो की जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि यही करना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, डिफेंडिंग चैंपियंस पुल आउट कर गए क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, इसमें आपकी ज्यादा इज्जत है, बट ऑब्वियसली नुकसान बहुत है। उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, उस मैसेज को उसको लोगों तक कन्वे कैसे किया जाता है, ये बड़ा मैटर करेगा। शायद साहब पीसीबी इस हवाले से क्या सोच रहा है? अगर हमने कोई ऐसा एक्शन लेना है जिसकी बुनियाद पर हम ये बताना चाहते हैं जी हर बार ऐसे नहीं होगा और इस बार हम आपकी बात नहीं मान रहे, तो पीसीबी कितना स्टर्न नज़र आ रहा है अपने एक्शन में? और आपका तजर्बा वैसे क्या कहता है कि अल्टीमेटली क्या हम गिवन कर जाएंगे, केविन कर जाएंगे, क्या होगा? इसके ऊपर खड़ा रहना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो इंडिया ने नहीं किया, हमने किया है। मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, वो इंडिया ने भी किया और सारे मुल्कों ने किया है। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी देर तक इसके ऊपर खड़े रहेंगे। अल्टीमेटली या तो हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा या एक दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दे और इसके बाद बैठकर कोई सोल्यूशन निकाले। पोस्टपोन करने से भी ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा। ब्रॉडकास्टर ऑलरेडी कह चुका है ये जो $3 बिलियन होते हैं, इसमें हर साल $600 मिलियन से मेंबर मुल्कों को पैसे तकसीम होते हैं, फंडिंग होती है, जिसमें से पाकिस्तान को $600 मिलियन में से पाकिस्तान को $34 मिलियन मिलते हैं और $231 मिलियन भारत के पास चले जाते हैं। उन्होंने ट्रॉफी बेच के आपको मैसेज दे दिया कि कुछ भी पोस्टपोन नहीं होने वाला, लेकिन आईसीसी भी उसके ऊपर ज्यादा अर्थ खड़ा नहीं हो सकता। बीसीसीआई का प्रेशर, ब्रॉडकास्टर का प्रेशर, मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर्स होते हैं टूर्नामेंट पे उनका प्रेशर, उस प्रेशर पे आईसीसी भी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन शायद साहब मुझे एक चीज बताइए कि दरमियान में ये साउथ अफ्रीका का नाम कहाँ से गर्दिश कर रहा था? ये आपके भाई ने डाला है साउथ अफ्रीका का नाम। जब एक शो में मैं भारतीय टेलीविजन पे गया तो उन्होंने कहा कि नहीं
हम तो ये टूर्नामेंट दुबई ले जा रहे हैं। मैंने कहा देखो दुबई आपके लिए बिल्कुल भी मुबारक साबित नहीं होता। आपकी मेंस टीम 2021 में सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, विमेंस टीम अभी 1 महीने पहले वो भी बुरी तरह हार गई और हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इसलिए कुछ और सोचो। तो अगले दिन ही साउथ अफ्रीका का ऑप्शन इंडियन मीडिया में आ गया। ओह चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच नजीब, थैंक यू सो मच। शायद मैं समझ रही थी किसी की वेकेशन स्केड्यूल थी तो उन्होंने कहा चलो व्हाई नॉट साउथ अफ्रीका। थैंक यू सो मच नजीब। तो बहरहाल ये बड़ा कंसर्निंग है, लेकिन मुझे ये लगता है देखें पैसा, वो कहा जाता था एक ज़माने में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो वो और यहाँ पर डॉलर्स हैं, ठीक है, और सोचें 34 मिलियन डॉलर्स, फिर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मतलब लाखों रुपए, 70-80 लाख रुपए, फिर बोर्ड्स के खर्चे, सारी चीज़ें, ऑटोनमस बॉडी है, अपने खर्चे खुद जनरेट करती है और वो यहाँ से आते हैं। तो अब आपने डॉलर की बात कर ही दी है तो देखें अमेरिका में भी इस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो गई। और डिस्कशन कहाँ हो गई जी के कहते हैं ना अमरीकी महकमा खारजा से सवाल पूछा गया वेदांत पटेल से, तो कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर आप क्या कहेंगे, ये सवाल उनसे पूछा गया। आगे से वो फरमाते हैं कि जी दोनों जो मुल्क के ताल्लुकात हैं वो आपस में खुद डिसाइड करें, पाक भारत ताल्लुकात पर हमारे लिए दरमियान में आने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ज़ाहिर है उनका कोई स्टेक इसमें नहीं है क्रिकेट में। फिर ये कहते हैं खेल यकीनी तौर पर एक ताकतवर और मजबूत कुव्वत है, यानी कि जोड़ता है ये दो मुल्कों को, और वो चीज़ है जो हमारे पब्लिक अफेयर्स और पब्लिक उनसे पूछना चाहिए था आपका दिल क्या कहता है वेदांत पटेल। आप वैसे तो दिल तो आपका हिंदुस्तानी ही होगा ना, तर्जुमानी तो आप हुकूमत की कर रहे हैं, दिल तो आपका हिंदुस्तानी ही होगा, तो आप बताएं कि फिर क्या। चलिए हम जरा उनके अल्फाज में सुन लेते हैं। Relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of, but sports is certainly a potent and connecting force. You have seen this secretary, this department really prioritize the role that sports diplomacy has in connecting people. It is something that I know is incredibly important to our current Undersecretary for Public Affairs and Public Diplomacy, Lee Satterfield. It's something that our former Undersecretary for Public Affairs and Public Diplomacy, Liz Allen, really championed. And at the end of the day, sports connects so many people, and it's a great way for those human to human and people to people ties that this administration has really prioritized. भाई सदफ ये सुन के ना कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा और हम नहीं देख पाएंगे भारतीय प्लेयर्स को, सोचें एक क्रिकेट से भी आपकी मोहब्बत होती है, लेकिन अब ये है कि इससे डिप्रेशन और खामखा में बीपी आपका शूट करता है, तो बीपी को लोअर कैसे किया जाए? अच्छी पुरफज़ा मकाम पे चले जाएं, है ना। तो कहाँ जाया जा सकता है? छुट्टियाँ कमोबेश ही मिलती हैं, तो झील सैफुल मलूक जा सकते हैं, उसके अलावा नारान कागान जा सकते हैं, स्वात जा सकते हैं। और नारान अगर जाएं तो वहाँ पर बर्फबारी के बाद क्या ही सोचें हम जिस गर्मी से गुजर रहे हैं तो हमारे लिए कितना वेदर चेंज होगा। आप इस वक्त जो मनाजिर देख रहे हैं, यकीनन आपकी आंखें भी जो है ना इस वक्त खुल गई होंगी खूबसूरत मंजर देख के। और ये जी झील सैफुल मलूक का मंजर है, और खूबसूरत मंजर देखने के लिए सैयाह जो हैं वो इस वक्त पहुँच गए वहाँ पर, और अब तो दिसंबर जब आएगा तो फिर सीजन भी छुट्टियों का ही होगा। क्या हो। ताहिर शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं जी, चलें। कुदरती हुस्न से मालामाल बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में वाक़िया परियों और देवताओं का देश बन गया सियाहों का मस्कन। झील सैफुल मलूक अपने दिलफरेब और तिलिस्माती नज़ारों में अपना सानी नहीं रखती। बर्फबारी के बाद तो इस झील के मनाजर सियाहों को अपने सहारे में जकड़ देते हैं। 37 सीजन के अख्तामी दिनों में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सियाह बर्फबारी के खूबसूरत मनाजर देखने झील सैफुल मलूक पहुँचना शुरू हो गए, जहाँ सियाह अपनी फैमिलीज के हमरा दिलकश नज़ारों के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़ों से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। From Manchester to Pakistan to visit Kagan. This place is so beautiful. We've met the Kapika police in the area. They've looked after us. They've helped us. They made sure we were safe. ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हैं हम लोग। अल्लाह की कुदरत देखें कि हम कितनी अच्छी जगह है कि ये इतनी अच्छी झील है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, परियों की जो है वादी है, ये हर तरफ बर्फ की चादर ओढ़ी हुई है। हुकूमत अगर नाराम में मौसम सरमा की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए तो ये मकाम न सिर्फ दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनेगा बल्कि मुल्की मईशियत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, वादी नरा, मानसेरा। हाय क्या पकवान बन रहे थे वो। ताज़ा कभी आपने ट्राई किया है ऐसी बर्फबारी में? आप गई हैं इस तरह से जब फ्रेश बर्फबारी में नहीं गई, जो कि सर्दी के मौसम में होती है। मैं जून जुलाई जब मैच्योर हो जाती है। वैसे मेरा बड़ा दिल करता है बर्फ थोड़ा सा चखे बंदा कैसी होती है। ब्रेक में यहाँ पे ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आई होप कि इसमें वो ना हो,
आलूदगी वाला। चलें जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि आपको पता ही है कि पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। सो जो केपी के सीएम हैं वजीर आला यानी कि अली अमीन गंडापुर, वो कहते हैं हर वक्त और हर दम तैयार हैं, एहतजाज की हिकमत अमली तय है लेकिन बताई नहीं जा सकती। सो अभी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं कि क्या प्लान है। हाँ, ये कल उन्होंने बयान दिया था कि और एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत जो करती है उसका भी हमने जो तोड़ है वो सीख लिया है, हम माहिर हो गए। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई बॉस हैं और तजवीज़ नहीं हुक्म देते हैं। तो कॉल उन्होंने दी है, सारी क़यादत शरीक होगी। अब सारी सूरत हाल में हम ये देखते हैं जी। अब आप वैसे आज डेट है 15, सो लेट्स सी कि इनकी तैयारी क्या होती है, 9 दिन में क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की एहतजाज की कॉल, लेकिन इसे ही कह रहे हैं फाइनल कॉल है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है सदफ, आप ये देखिए कि पहले इस तरह का बयान कोई हमशीरा की जानिब से आता था तो उस वक्त कहा जाता था कि वो बहन हैं, जज्बाती हैं उनका, क्योंकि याद है आपको एक दफ़ा उन्होंने ये भी बयान दिया था कि वो तो चाहते ही नहीं है ये लीडरशिप पीटीआई की कि वो बाहर आए बानी। तो उस पर उन्होंने कहा था कि नहीं जी वो बहन है तो वो जज्बाती एक ताल्लुक ज़्यादा है तो इस वजह से। लेकिन अभी उनके कही हुई बात को भाई इवन डोनाल्ड ट्रंप वाले इशू पर भी अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि भाई वो कोई हमारे अब्बा हैं। सो इसी तरीके के स्टेटमेंट आया था अलीमा खान साहिबा के कि भाई जो एफर्ट करनी है वो पार्टी नहीं करनी है, जबकि बहुत सारे जो पार्टी के कल लतीफ़ खोसा साहब फिर से उन्होंने इस चीज़ को डबल डाउन किया। दोबारा से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारी उम्मीदें जवान हैं अभी। हाँ, सो ये एक ऐसा इशू है। सो हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि केपी में इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं। सो ज़िया बताइएगा, बड़े बयान दे रहे हैं वज़ीर आला कि हम बड़ी तैयारी से आएंगे, हमने वो हिकमत अमली भी तय कर ली है कि हुकूमत अगर हमें एहतजाज से रोकती है तो हम क्या करेंगे। ज़रा हमें ओवरऑल सिचुएशन बताइएगा। जी, इस मरतबा इनकी तैयारियों की नोयत भी डिफरेंट है, लेकिन जैसे कि प्रेस रिलीज में भी कहा गया है और बयानात में भी कहा गया है कि इस जो एहतजाज है 24 नवंबर की, इसके लिए कमेटी बनी है और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि एहतजाज की नोयत क्या होगी। और ये अगर मुज़ाकरात, उसमें ये भी ऑप्शन है कि मुज़ाकरात का ऑप्शन भी ओपन है। अगर मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ नतीजा निकलता है तो हो सकता है कि ये इस एहतजाज को मुलतवी भी किया जाता है, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उसके लिए फिर उन्होंने मुकम्मल एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। और ये भी बताता चलूँ कि इस मरतबा इस तमाम जो एहतजाज है इसके लिए एक पूरा बजट मुख्तस किया गया और जो बता रहा है 50 करोड़ रुपए के करीब ये बजट होगा। और इसके लिए रैलीज निकाली जाएंगी यूनियन कौंसिल की सतह पे जो है, तो पीटीआई को अपनी तंजीम को मुतहरिक किया गया है। और ये नहीं है कि ये 24 नवंबर को कॉल है तो 24 नवंबर को ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। और इनकी इस मरतबा ये कोशिश होगी कि पंजाब, इससे कबल तो खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत थी वो वर्करों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी, लेकिन इस मरतबा पीटीआई के अंदर ये एक सोच पाई जा रही है कि इस मरतबा पंजाब की जो क़यादत है वो पहले इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे और साथ ही फिर पीटीआई के जो लोग हैं वो सवाबी इंटरचेंज में ये एक प्लानिंग है कि एक खेमाबस्ती बनाई जाएगी। अच्छा। उस खेमाबस्ती में तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा के जो 50 करोड़ का बजट है ये कारकुनान पर खर्च किया जाएगा जो जलसे के लिए, जो प्रोटेस्ट के लिए आएंगे। जी, इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, इसमें खाने पीने का खर्चा है, इसमें टेंटों का खर्चा है। और तकरीबन कल रात मुझे कोई बता रहा था जो कि इस तैयारियों में मसरूफ़ है, तो उन्होंने 100 मन लकड़ी वो भी जो होती है वो भी ख़रीदी हुई है, ताकि चूँकि उनका ख्याल है कि सर्दी की शिद्दत में शिद्दत की शिद्दत भी होगी, रात को वहाँ पर क़याम भी हो सकता है, तो उनको गरमाने के लिए भी। और फिर जिस तरीके से आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं तो उस आंसू गैस के शेल को भी उसकी जो असर है उसको ख़त्म करने के लिए, धुएँ के लिए भी उस लकड़ी को जलाने के काम आएगी। तो टेंट, एक ख्याल यही है, एक प्लानिंग ये भी है कि टेंट सिटी बनाया जाएगा सवाबी के करीब। अभी तक तो ये प्लानिंग है। तैयारियों से जो आप बता रहे हैं ये आइडिया हो रहा है कि ये एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, तो क्या धरना देने बैठेंगे, ये सवाले से क्या खबरें हैं? जी, जैसे कि मुतअद्दिद पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि जब हम घर से निकलेंगे तो घर वालों को
खैराबाद कहकर आएंगे। अच्छा। तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी कामयाबी की तरफ उनका ख्याल है कि जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती तो हम एहतजाज भी करेंगे, धरना भी करेंगे। और लेकिन इस मरतबा एक और बात भी है कि लास्ट जितने एहतजाज हुए उसमें PTI की क़यादत को मंजर आम पर आने से मना किया गया था। इस मरतबा तमाम PTI, चूँकि 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो खदशा ये था कि उनको कहीं जो है तो उठा न लिया जाए, अगवा न कर लिया जाए। अभी वो आईनी तरमीम ख़त्म हो गई तो अब तमाम क़यादत जो कि रूपोश थी वो क़यादत भी जो है तो इस मरतबा मंजर आम पर होगी। और इस मरतबा PTI की क़यादत का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, चूँकि जो रूपोश क़यादत थी वो अपने जो क़यादत कारकुनान की नजरें भी उन पे होंगी ऑब्वियसली। जैसे ठीक है, ज़िया, थैंक यू सो मच। और ज़िया ने जो बात कही कि इस बार हिकमत अमली इन्होंने ये डिफरेंट बनाई है कि पहले पंजाब की क़यादत आए। अब आपको पता है जब भी वज़ीर आला KP आए पंजाब की क़यादत हमें नजर नहीं आई। पहले आप हाँ। उसमें थोड़ा सा वो हमाद अजहर साहब से भी उनका भी हुआ था। के ट्वीट्स तो आते रहते हैं लेकिन वो खुद नहीं आते। हाँ, तो लेट्स सी अब इनके हिकमत अमली कामयाब होती है कि नहीं, और जो बुशरा बीबी हैं वो सियासत में किस तरह एंट्री देती हैं कि नहीं, या फिर हम देखते हैं जी कि वही मंजर होगा जो पिछले एहतजाज और जलसों में हम देखेंगे। ब्रेक लेते। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा कुछ समाजी इशू आपके सामने रखते हैं, और ये सबका ही एक तरह से सभी इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और ये फेस करते हैं तमाम फैमिलीज़। वो ये है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी इक़दार चेंज हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, ऐसे ही जो शादी जिस तरह की जाती है, जिस तरह रिश्ते ढूंढे जाते हैं लड़का और लड़की के, वो भी अब पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। लोग अब ज़ाहिर अपने रिश्तेदारों से उतना क्लोज नहीं रहे। अब हम किसी इवेंट में भी जाते हैं तो पूरी पूरी फैमिली नहीं जाती। सो वो जो एक ट्रेंड होता था कि दोस्त की फैमिली में चले गए, वहाँ से अच्छा रिश्ता मिल गया, रिश्तेदारों के किसी इवेंट में चले गए, वहाँ कोई अच्छा रिश्ता नज़र आ गया, अब लोग इससे कट गए हैं। तो अब वो रिलाई किस पर कर रहे हैं? मैच मेकर्स पर या ऐसी साइट्स पर जहाँ पर शादियाँ कराई जाती। पहले तो ये होता था कि फुफ्फियाँ, चाचियाँ, खालाएँ ये किरदार अदा करती थी। अच्छा, अब तो ये इशू भी होता है ना कि किसी की शादी हो रही हो तो आप 4 से 5 लोग के लेके चले जाएं तो वो भी कह रहे होते हैं कि हमने तो पर हेड के हिसाब से किया था। हाँ। तो ये देखो कितने बंदे ले। हाँ। पहले तो जब तक घर के सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा ना पहुंचे तो तब तक शादी मुकम्मल तस्वुर नहीं की जाती। महंगाई हो गई है ना, अब महंगाई हो गई है तो उसी में फिर लिमिटेड लोग जाते हैं और ज़्यादा लोग जाएं तो फिर मामला। अब गांव देहातों में अब भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, लेकिन शहरों में अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और फिर ज़्यादातर किरदार अब आ गया है मैच मेकर्स का। अच्छा चले, हम तो ये आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पब्लिक की क्या राय है कि आजकल जो ट्रेंड बदले रिश्ते ढूंढने के, वो क्या है, ज़रा देख लेते हैं। सर, लोगों को धोखे भी मिलते हैं, गलत घर भी मिल जाता है, जो एक हफ्ते के अंदर या तो डिवोर्स का हो जाती है या फिर मामला खराब हो जाता है। और रिश्ते वाली जो हैं वो जो है गलत पॉलिसियाँ चलती हैं, गलत रिश्ते दिखा देती हैं, कहती कुछ और है, होता कुछ और है। मेरी खुद की भी शादी जो है इस तरह ही हुई है। आंटी थी, उन्होंने करवाई है, बट लेकिन उन्होंने बहुत तंग भी किया है एक टाइम पे। मतलब मेरी शादी का दिन था एंड शी वाज लाइक कॉलिंग अस फॉर लाइक 100 ऑफ टाइम, लाइक ओ मेरे पैसे। हर जो है वो माँ बाप को ये बेटर से बेटर चाहिए, हर माँ बाप को यही चाहिए कि कोई ना कोई बेटर हो। इस वजह से जो है वो रिश्ते बहुत ज़्यादा डिले भी हो रहे हैं और रिश्ते मिलना भी मुश्किल हो रहे हैं। 5% जो रिश्ते हो रहे हैं ना, रिश्ता कराने वाली का किरदार बड़ा अहम है। दोनों पार्टियों को मुतमिन करना, आज के माशरे में रिश्ता उनके बगैर हो ही नहीं सकता। उनका काम तो शुरू का है ना कि 2 ख़ानदानों को आपस में मिलवा देना, उसके बाद लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग है, अक्सर लोगों की बन जाती है आपस में, अक्सर की नहीं बनती, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, तो ये सिलसिला है, तो क्या तरीक़ेकार है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर मैच मेकर हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया रहमान। शाजिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, फिर से आप तशरीफ लाएं। ये ज़रा बताइएगा कि ये बेसिकली कितना आपको दोष दिया जाता है इन मामलात में कि भाई अभी जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि जी रिश्ते वालियाँ इस तरह से करती हैं, सही लोग नहीं देती हैं और फिर उसके बाद चेक नहीं करती। शादी के दिन भी कॉल कर, हाँ शादी के दिन भी कॉल कर। अच्छा। ये सारी जिम्मेदारी क्या आप लोगों की होती है? ये कितने % जिम्मेदारी आपकी होती है? इस प्रोफेशन के साथ हमेशा एक डिस्क्लेमर अटैच्ड है और जो लोग नहीं करते वो बेवकूफ़ी करते हैं। रिश्ते दिखाना, लोगों से मिलवाना हमारा काम है। वी आर जस्ट द ब्रिजेस। उनकी इन्वेस्टिगेशन से लेके उनकी सारी चीज़ें करना लड़के या लड़की वालों की जिम्मेदारी है। आप इस बात से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि आपने एक बहुत हैफ्टी अमाउंट पे कर दिया है तो मैच मेकर इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप मेरे पास आए आधे घंटे के लिए, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, हाउ डू आई नो कि आप उस लड़की के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? ये आपका काम है। वो जो एक क्लेम आ रहा था कि जी शादी के दिन कॉल करिए मेरे पैसे दें, तो आपने इतनी नौबत क्यों आने दी? पेमेंट तो आपने शादी से पहले करनी है। ऐसा तो नहीं है कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता चलेगी तो आप पैसे देंगे। ये तो है कि आपका
हो गई, रस्म हो गई, बात पक्की हो गई, कुछ हो गया, आपने पेमेंट कर दी, खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ होती है तो उसी अमाउंट में दोबारा से हो जाता है। लोगों ने मैच मेकर्स पे डिपेंड करना इसलिए ज़्यादा शुरू कर दिया है, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है उतने ज़्यादा लोग डिमांडिंग हो गए। लेकिन आपका तहकीक का काम क्या होता है? अगर आप किसी को रिश्ता कोई दिखा रहे हैं तो आपके एंड से आप क्या चीजें देखते हैं जिसके बाद आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी होगी। एग्जैक्टली, आपकी एथिकली मोरली जिम्मेदारी है। फर्स्ट आपके पास अगर कॉल आ रही होती है तो आप बिल्कुल एक अननोन कॉल आई है, आप उसे सलाम दुआ करके बाद सबसे पहले तो आप ये पूछते हैं आपको कैसे पता चला, आपको किसने रेफर किया। अगर वो किसी के रेफरेंस से आ रहा है तो आपको पता होता है कि जिन्होंने रेफर किया है उनको आप 10, 12, 15 साल से काम कर रहे हैं, आप उनकी फैमिलीज़ में जानते हैं। अननोन पर्सन है अगर इवन अब्रॉड का जैसे मेरे पास ज़्यादा होता है तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप उनसे आईडी कार्ड की कॉपी ले रहे होते हैं, आप उनके रिलेटिव्स पूछ रहे होते हैं, आप पूछते हैं जाएगा कौन। बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है, लाइक आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी के अगर आप मेरे साथ जा रही हैं, आपने बोला ये मेरी भाभी है, बहन है, हाउ डू आई नो, तो आईडी कार्ड की कॉपीज भी चेक की जाती है। ये भी होता है कि गलत लोग? हाँ होता है, लोग झूठ बोल के ले आते हैं क्योंकि दूसरी शादी कर रहे होते हैं, छुप के कर रहे होते हैं, किसी को भी अपनी भाभी बहन बना के ले आते हैं। ये जो हमने अभी लोगों की गुफ्तगू सुनी उसमें एक मसला वो ये भी बता रहे हैं कि जाहिर है आपका ये एक अर्निंग बिजनेस भी है ना, तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी लड़की के घर या लड़के घर भेज दिए जाते हैं जो उसको ये बताने के लिए उनको देखो हमने तुम्हें देखो हमने तुम्हें ये रिश्ता भी दिखाया, ये रिश्ता भी दिखाया, और 25% भी उससे अमाउंट ले लिया जाता है। ऐसा होता है तो लोग उससे कहते हैं हमारे साथ धोखा हो रहा है। चुप देखिए, सबसे पहले आप जब किसी भी मैच मेकर के पास जा रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट एक वो है तो आप उसके बारे में भी तो पता करें कि उस मैच में उसने अगर वो रूम लिया हुआ है और वो रेंट पे लिया हुआ है और वो कोई फ्रॉड है और वो वहाँ से सारे पैसे इकट्ठे करके गायब, जैसे कि बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्रीज में आ रहा होता है, वो गायब हो गया, उसकी अपनी खुद की रेपुटेशन क्या है, उसकी अपनी चीज़ें क्या है, वो गायब होने वाला आपको लग रहा है कि अच्छा जी आपसे बहुत अच्छे से पैसे लिए, 4-5 रिश्ते दिखाए। आजकल इतनी छोटी चीज़ें हो चुकी है कि आप किस रिश्ता भेजने की नौबत बहुत कम आती है। अच्छा, उससे पहले ही प्रोफाइल पे ही हाँ या ना हो जाता है। अच्छा, आप जैसे ही प्रोफाइल भेजते हैं लोग कहते हैं नहीं जी ये तो हमने देखा हुआ है, अच्छा इनको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताइएगा कि ये ज़रूरत वैसे पहले तो जिस तरह से हमने शुरू में कहा कि फुफियाँ ताइयाँ खाला शादियों में जाते थे मिलाद में, ये ज़रूरत किस वजह से आपको क्या लगता है? आपका प्रोफेशन उन पे रिलाई कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? पहले भी ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन कम इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बच्चियाँ हर जगह जाती थी। आजकल की जो बच्चियाँ स्पेशली जेन ज़ी, इवन मिलेनियल्स भी, वो सिर्फ फ़ोन पे या ऑफिस में या काम करें, इंट्रैक्शन का जो लेवल है लोगों के साथ वो ख़त्म हो गया। इवन रिश्ते के लिए भी जब लोग आए हुए होते हैं तो पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है बच्चों को, इवन लड़कों को भी और लड़कियों को भी। व्हाट दे प्रेफर दीज डेज कि अच्छा जी कोई मैच मेकर है, अगर मैच मेकर नहीं है तो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, हम उस पर ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम डिमांडिंग होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा नए नए तरीके ईजाद होते जा रहे हैं। हम खुद को ये सेटिस्फाई करते हैं कि जी हमारे पास ऑप्शंस इन हैंड्स बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक ऐप के थ्रू ऑप्शन है जिससे हमारी बात चल रही है, 3-4 मैच मेकर। पहले ज़माने में लोग कहते थे मैच मेकर फ्रॉड्स हैं, पैसे ले लिए। आजकल मैं ये देखती हूँ लोगों को शौक है मैच मेकर्स को पैसे देने का। ये मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट बात बता रही हूँ। इतना पैसा है लोगों के पास? जी, जिनके पास है उनके पास है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 बार देखे। मेरे पास मोस्टली लोगों का कॉल आता है जी हम 4 लोगों को पैसे दे चुके, अब 5वीं आप हैं, अगर आप हमें 2-3 प्रोफाइल्स बता दें तो हम आपको अभी ट्रांसफ़र करा देते हैं। उनको मिलता क्या है? उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है और उनको बेस्ट मिलेगा और बेस्टेस्ट मिलेगा। अच्छा, तो बेस्ट की आपने बात की ना, एक चीज़ जो है जो कि सबको शिकायत है मैच मेकर से, वो ये है कि भाई आप लोग एरिया वाइज चार्ज करते हैं। डिफेंस का रिश्ता होगा तो ज़्यादा पैसे चार्ज होंगे एज़ कम्पेयर टू जौहर। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता होगा पैसे अलग होंगे, अगर वो इंजीनियर होगा तो चार्जेस अलग होंगे, उसके अकॉर्डिंगली पैसे बढ़ते जाते हैं। देखिए आपका खुद का प्रोफाइल जस्टिफाई होना चाहिए। अगर हम एरियाज़ की ही बात कर रहे हैं, अगर आपको DHA का रिश्ता चाहिए और आपको 2000 गज का चाहिए और आपको मिल ऑनर भी चाहिए और इतना प्रिसाइजली आपको फॉरेन डिग्री चाहिए तो चार्जेस हैं, ठीक है। फॉरेन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो चार्जेस है, लेकिन अगर रिश्ता होगा आपको चाहिए भी तो वैसा ना, आप कहते हैं कुएं में बांस डलवा दें और फिर वो हाइट भी निकले और फिर उसकी बियर्ड हो, उसकी बियर्ड नहीं हो। अगर पैसा हो तो आप अच्छा रिश्ता खरीद सकते हैं। खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, खरीद सकते नहीं है, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो सही है ना, जब अच्छे से अच्छा आप दिखा रहे हैं तो आपको अच्छा आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको बाहर का रिश्ता चाहिए, ठीक है।
उसमें मुल्कों के हिसाब से भी पैसे होते होंगे? नहीं, ओवरऑल एक ही होता है कि पासपोर्ट्स अगर आपके पास है और द वन हु कैन टेक यू विद हिम, उसके वीजे पे या ऐसा से और जॉब्स नहीं कर रहा, तो वो एक ही अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि अच्छा जी यहाँ का इतना है वहाँ का इतना है, उस स्टेट जो लेके जा सकते हैं उसके अलग, और जो वैसे ही बेचारा आना जाना है तो वो उसके अलग, तो उसके तो सेम ही है ना लोकल के। यू विल ट्रीट देम एज अ लोकल पर्सन कि ठीक है उसका बस एक वीज़ा ही लगा हुआ है ना। हाँ। आप ये बात मत कीजिए कि लोग आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, आप अपनी डिमांड्स भी तो चेक कीजिए, मत कीजिए आप डिमांड। सही है, ठीक है। टाइम जरा हमारे पास मुख्तसर था। थैंक यू सो मच शाजिया। लेकिन ये बड़ी हकीकत पर मबनी हैं जो शाजिया ने की हैं कि लोगों की अपनी डिमांड्स होती हैं भाई। ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से खैर मकदम। इस तरफ मैं, उस तरफ हैं सदफ अब्दुल जब्बार, दरमियान में हमारी कुर्सियां और हमारे लैपटॉप्स। तो कैसी है सदफ? कुर्सी अपनी कोई छोड़ता नहीं है, कुर्सी अपनी छोड़ता नहीं है, कुर्सी और हम साथ ही खड़े हम साथ ही खड़े ताकि फौरन बजरूरत हम फौरन जाके उस पर विराजमान भी हो सकें। अच्छा जी, तो बात यह है सदफ कि वैसे तो कितनी ख्वाहिश हमारी होती है कि हमारा किसी हिसाब से नाम हो दुनिया में, हम जाने जाएं, पहचाने जाएं, हमें लोग याद रखें कि जी पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ पर बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं। आपने अच्छी बात याद दिलाई, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं हर चीज की रैंकिंग होती है। हाँ, क्रिकेट से लोग बड़े वाकिफ हैं, तो क्रिकेट में बैटर्स की और बॉलर्स की इनकी रैंकिंग होती है। जब ये परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं तो फिर रैंकिंग ऊपर जाती है। इसी तरीके से हम दुनिया में देखते हैं कि भाई किस मुल्क के GDP जो है वो अच्छी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से उनकी रैंकिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान की रैंकिंग में आजकल हम देख रहे हैं हम भी किसी जगह टॉप कर रहे हैं। हाँ जी, और वो है माहौलियाती आलूदगी का शिकार एक ऐसा मुल्क कि जिसकी कंट्रीब्यूशन हो ना हो, लेकिन आजकल तो वैसे कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन अगर आप AQI की वेबसाइट्स पर जाकर एयर क्वालिटी यानी कि फ़ज़ा में माहौलियाती आलूदगी कितनी है वो अगर जाके जांचें तो पाकिस्तान का नंबर सबसे ऊपर है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप ये देखें AQI लाहौर की 780 है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है जिसकी 749 है, और फिर कराची भी 7वें 8वें नंबर पे है 203 के साथ। बता दें हवा का मेयार जी जांचने के लिए बाकायदा तौर पर इसको कलर्ड करके ग्रेड करके बताया गया है कि कौन सी हवा आपके लिए हेल्दी है, कौन सी जो है वो हज़ार्डियस है। सो जरा हम अशफाक से पूछेंगे कि अशफाक जरा हमें नाज़रीन को डिटेल में बताएं कि जब ग्रीन होता है तो क्या मतलब होता है, जब येलो होता है तो क्या मतलब होता है, पर्पल होता है तो क्या मतलब। अच्छा जी, ये बेसिकली हम वैसे भी गाइड करते रहते थे अपने नाज़रीन को, लेकिन हमारे दोस्तों ने, हमारे AP साहब ने मेहनत करके ये बाकायदा तौर पर एक मीटर आपके सामने पेश किया है जो कि गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह है, लेकिन इससे स्पीड वाजे नहीं होगी, इससे ये वाजे होगा कि आपकी हवा का मयार क्या है और कितनी हवा आपके लिए मोतदल, अच्छी या फिर बुरी है। तो ये 0 से 50 तक का जो पैरामीटर है आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये जरा नीचे, ठीक है, ये इसमें इट्स गुड, ग्रीन मीन्स गुड, यानी कि कई ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पर हवा का मयार बहुत अच्छा है और वो 0 से 50 के दरमियान ही रहता है, और वहाँ पर हवा बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर आप रहने के काबिल अपने आप को समझते हैं। सांस लेते होंगे तो एक अलग ही फीलिंग आती होगी, लेकिन हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया जी, खास तौर पे उनकी शहर सर-ए-फ़हरिस्त और स्विट्जरलैंड और इस तरह के मुल्क हैं। अच्छा, उसके बाद 50, 51 से 100 ये ऐसे जो आप देख सकते हैं कि ये इलाके हैं जहां पर मोतदल है, यानी कि वहां पर मॉडरेट है, यानी कि वो कभी कभार कराची में आ जाता है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि कराची ऐसे कैसे आ सकता है, लेकिन फिर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंसिटिव लोग हैं, जो जिनकी थोड़ी सी कहते हैं ना इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, हल्के फुल्के मोतदल उसको कहा जा सकता है, हल्का मुतासिर हो। अच्छा, 101 से 150 तक फिर जो जाहिर है कि जिनके सेंसिटिव हैं फेफड़े और वो सेंसिटिव ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, उसके अंदर कौन आ जाता है? एक तो जिनके फेफड़े सेंसिटिव हो, उन्होंने कभी सिगरेट पी हो, दूसरा फिर ये है कि मासूम बच्चे वो उससे मुतासर हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, या फिर जो है वो बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो 100 से 101 से 150 तक वो आ जाते हैं। उसके बाद जनाब 151 से मामला शुरू हो जाते हैं खराब, गड़बड़ होना शुरू, उसके बाद हो जाती है गड़बड़ शुरू, थोड़ा सा और आगे है, उसमें जो है वो फिर मुज़र सेहत हो जाते हैं। मुज़र सेहत का मतलब ये है कि भैया आप कोई भी हूँ, आपको वो अगर फर्ज करें कि आपकी एज 40 ईयर से ऊपर है तो आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उससे बाद फिर आ जाता है जो 201 से 250 यानी कि इंतहाई मुज़र सेहत, उसका मतलब ये है अनहेल्दी है। इसमें तो आउटडोर एक्टिविटी भी मना होती है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि सेंसिटिव है या रेस्पिरेटरी जिनको इशू है, लंग्स की कोई इशू है, नज़ला खांसी जुकाम बहुत ज्यादा, दमे के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको वो पीक आवर्स देखने होंगे जब ये ज्यादा हवा जो है वो। अच्छा, फिर उसके बाद सदब आ जाता है मामला 300 तक का। 300 के ऊपर तो समझे आप खतरनाक है, 300 के ऊपर कहानी गई तो समझे स्पीडोमीटर आपका टूट गया है, गल मुक गई है, गल बद गई है मुख्तियारिया, और इसके अंदर 2 पार्टिकल्स हैं। आप 300 की बात कर रहे हैं, हम 1900 तक चले गए भाई। और आप ये एक चीज मैं इसके अंदर बता दूं, इसके अंदर 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक है पार्टिकुलेट मैटर जिसका हम तस्करा करते हैं PM2
2.5 या PM10 पार्टिकल्स। अच्छा, PM10 पार्टिकल्स बेसिकली वो होते हैं जो कि 10 माइक्रोग्राम से नीचे होते हैं, यानी कि हमारे जो नॉर्मल मास्क होते हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं। वो आंखों से हो सकता है वो पार्टिकल्स उड़ते हुए डस्ट की सूरत में नजर भी आए। दूसरे पार्टिकल्स जो खतरनाक तरीन होते हैं वो है PM2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5। उनका ये है कि वो 2.5 माइक्रोग्राम से नीचे होते हैं, यानी कि उनके लिए आपके लिए N95 मास्क आपको पहनने पड़ेंगे। वो वैसे नजर भी नहीं आते और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जा सकते हैं। अच्छा, मेरा मानना यह है कि अब इनको जो डार्क पर्पल है ना, जिसे हम हैजर्डियस क्वालिटी कह रहे हैं, जो 300 प्लस है, अब वहां से इन्हें कोई एक ब्लैक जो है ना एक और इनको इंक्लूड करना चाहिए कैटेगरी, जिसमें जी आप सोचें जब लाहौर में 1900 और इससे ज़्यादा ऊपर चला गया है मामला, तो फिर ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। सो ये स्मोक का मसला है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल मामला चल रहा है। अब मसला ये है कि जो हमें बताया जा रहा है कि जो फसलों की जो बाकियात हैं वो जलाई जाती हैं, उसके धुएं से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसका कंट्रीब्यूशन है। डोंट यू थिंक कि हर जो हमारे पास एक्सपर्ट आते हैं वो इस हवाले से उनकी मुख्तलिफ राय होती है? मुझे क्या लगता है कि इस मामले पे मजीद तहकीक होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखें एक एक्सपर्ट आके आपको कहेगा कि नहीं जी ट्रांसपोर्टेशन से इतना नहीं है, फिर हम उनसे यही सवाल करते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन से इतना है तो कराची में क्यों नहीं है? अच्छा, फिर उसके अंदर हवा का दबाव और हवा का चलना भी बड़ा मैटर करता है। दो तरह की स्मोक कैटेगरी होती है, एक कहलाती है लंदन स्मोक और एक कहलाती है लॉस एंजलिस स्मोक। सो जो लॉस एंजलिस स्मोक है उसको जी वो केमिकल वाली स्मोक होती है, और जो लंदन वाली होती है वो जो फॉसिल फ्यूल जिसकी हम बात करते हैं एक्चुअली वो होती है। सो ये दो कैटेगरी है। फॉसिल फ्यूल में आपके ये जो कोयले से का मामला भी आ जाता है, फर्नेस ऑयल भी हो जाता है। और सदा आपको ये भी पता होगा कि ये फॉग और स्मॉग में डिफरेंशिएट किस तरह से किया गया? फॉग और स्मॉग में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, लेकिन हम जिस कैटेगरीज की बात करा रहे हैं ना, तो एक तो सल्फरस स्मॉग है, दूसरी जी फोटोकेमिकल स्मॉग है। फोटोकेमिकल जो स्मॉग है उसमें बेसिकली जो सनलाइट जब पड़ती है, यानी जैसे ही सुबह होती है और जो आपकी हवा है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपकी फजा में है ये उसको मुतासिर करती है, उसके रिएक्शन में ये स्मॉग जो है वो क्रिएट होती है। तो जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब हुकूमत ने ये कैटेगराइज कर लिया है कि ये सल्फरस स्मॉग है या ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, उसी हिसाब से फिर आप मेजर ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर ये है कि बेसिकली पहले ये फॉग और ये जो लंदन वाली हम ग्रेट फॉग का तस्करा करते हैं या वो उसका तस्करा करते हैं, वो बेसिकली दो चीज़ें हुआ करती थी। फॉग अलग होती थी, स्मोक अलग होता था, लेकिन दोनों को मिला के कि एक ऐसी फॉग जिसमें धुआं भी हो, स्मोक का नाम, स्मोक और फॉग को मिला के फिर स्मोक का नाम दिया गया। और आजकल हम जाहिर है कि बच्चा जो है वो इस चीज़ से वाकिफ़ है। अब हो क्या रहा है कि आईनी बेंच जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तश्कील दिया गया था जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, वो देख रहा है मामला फ़ज़ाई आलूदगी का, माहौलियाती आलूदगी का, और आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस को कर दिया है यकजा। और इसके खात्मे के लिए इक़दामात पर वफाक और सूबों से कल हमने आपको इस बारे में आगाह भी किया था कि 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है सदर। बिल्कुल, और ये कहा गया जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से कि पंजाब में स्मोग है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा जी, अब ये कहा जाता है कि जी सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, खेत खलियान ख़त्म कर दिए गए हैं, और बढ़ते बढ़ते ये मामला अब शेखुपुरा तक चला गया है। सो यहाँ सिर्फ हम लाहौर का जिक्र ज़्यादा आता है क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा नंबर्स आगे चले गए थे, लेकिन अगर आप देखें तो मुल्तान भी मुतासिर है, फैसलाबाद भी मुतासिर है, शेखुपुरा और दीगर इलाके भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। अब अदालत ही कह रही है कि सिर्फ ये जो आपने कागजी पेपर वर्क है इससे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली आपने कुछ करके दिखाना होगा। चलें जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज पंजाब राजा जहांगीर अनवर साहब। ये हमारे साथ वक्त निकाल के आ जाते हैं और हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पंजाब हुकूमत के इक़दाम क्या हैं। जहांगीर साहब, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने शो के ज़रिए अवेयरनेस पैदा करें, हम लोगों को आगाह भी करें कि यह माहौलियाती आलूदगी के ख़तरात के हैं, और ज़ाहिर है अवेयरनेस से काफ़ी काम होते हैं। आप ज़रा ये बताइएगा कि सरकारी जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर आपका कमेंट क्या है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जी बड़ा हम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि कोई कारकर्दगी इतनी ख़ास नहीं है और सारी जिम्मेदारी गाड़ियों के धुएं पर डाल दी है। तो ये गफलत आखिर किसकी है? जी अशफाक साहब, आपका और सदर का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन, बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा टेक्निकल इंट्रोडक्शन दी। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं आप। एक तो मैं यहाँ से मेरी शुरू में ही बता दूं कि ज़ाहिर है इस तरह की जो सिचुएशन क्लाइमेटिक चेंज या एनवायरमेंटल हैजर्ड जो या डिजास्टर जो बनता है वो ओवरनाइट नहीं बनता। ये बड़ी कोशिशों से, बड़ी मेहनतों से, कई सालों से हमने मिल के बनाया है। बिल्कुल। और उसमें वो तमाम सेक्टर्स मौजूद हैं जिसमें हुकूमत का अवलीन जो है ना फेलियर है,
उसके बाद जितने भी बाकी सेक्टर है, जैसे अभी आपने गिनवाए भी, इंडस्ट्रियल भी, व्हीकुलर भी, ये हाउसिंग सोसाइटीज भी, और जो अनकंट्रोल्ड अर्बन ग्रोथ भी, ये सारा कुछ है। और आपने खुद भी एक सवाल उसके अंदर ही एक जवाब भी था कि कराची तो लाहौर से भी बड़ा है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और वहाँ पे तो ज़्यादा आबादी भी ज़्यादा और ये सारा कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्यों ये फिनोमेना नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपने खुद ही उसमें जवाब भी दिया कि इसका विंड फिनोमेना भी एक है। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और बड़ी दुरुस्त बात की कि यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट आएगा, या वो व्हीकुलर ट्रैफिक की बात करेगा, या वो स्टबल बर्निंग की बात करेगा, मतलब फसलों की बाकियात को जलाने की बात करेगा, या वो इंडस्ट्री की एमिशंस की बात करेगा। एक चीज लगती है जहांगीर साहब, मुझे ये लगता है कि जब तक हम किसी सोल्यूशन पर उसी वक्त पहुंच सकते हैं जब हम पिन पॉइंट कर सकें कि हाँ जी ये चीज़ है। मैं कई एक्सपर्ट्स को डिफरेंट टीवी चैनल्स पर सुन रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ कि हर किसी की राय दूसरे की राय से मुख्तलिफ है, तो देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। जी मैं इसमें अशफाक यही बता रहा था आपको कि ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, ये मैं लफ्ज़ जो लेने लगा, ये सारे अखबारी एक्सपर्ट्स हैं जिनकी अपनी कोई तहकीक नहीं है, और ना ही हमारे बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कल्चर है तहकीक का। ये आपने पहली दफ़ा, मैं काफ़ी टीवी शोज़ में जाता हूँ, ये पहली दफ़ा किसी ने ये बात को उजागर किया है, और ये इससे शो होता है कि आपने अपनी रिसर्च की हुई है। अदरवाइज जिस भी एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बैठे वो अपनी राय देगा, अपनी उसकी ओपिनियन है, ये कोई अदबी महफल नहीं होती, ये एक साइंटिफिक एक फिनोमेना है, और इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है। अब मैं आपके नाज़रीन को बताऊं कि 3 स्टडीज हुई, एक अर्बन यूनिट ने की, ये सरकारी इदारा है हमारा, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने की, ये वफाकी इदारा है हमारा, और तीसरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की, FAO ने। तीनों की स्टडीज बिल्कुल तीनों मुख्तलिफ डायरेक्शन पे हैं, और ये तीनों की स्टडीज जो हैं, मैं उसको समझता हूं कि ये मुकम्मल तौर पे अहाता नहीं करती, क्योंकि तीनों सेकेंडरी सोर्स से की गई। मैं जब सेकेंडरी सोर्स की बात करता हूं, वो डाटा बेस्ड हैं कि जी लाहौर में इतनी व्हीकल्स हैं, लेट्स से जैसे 5.2 मिलियन मोटरसाइकिल हैं, 1.3 मिलियन गाड़ियां हैं, लिहाजा इसका चंक ज्यादा होगा। 6800 इंडस्ट्री है, इसका चंक कितना होगा? लाहौर के अंदर एग्रीकल्चर नहीं होती, लिहाजा इसका चंक छोटा होगा। तो ये स्टडी इस तरह नहीं है। हमने अब 55 करोड़ रुपए की लागत से स्पार्को के साथ एक स्टडी कमीशन की है जून से इस साल जो 24 में, और ये स्टडी पूरा साल चलेगी, पर आवर डाटा ले रही है हर वेदर का, इसका क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे भी बड़ी चीज मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर दूं, और आप उसमें बेहतर मुझे बता सकेंगे कि 2 तरह की स्मॉग होती है, एक फोटोकेमिकल होती है और एक सल्फरस होती है। बहुत आसानी हमारे लिए हो जाएगी अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि लाहौर की स्मॉग जो है वो कौन सी वाली है। फिर आपने चाहे गाड़ियों की कितनी तादाद सड़कों पे आनी है, शादी हॉल्स में खाने पकने कि नहीं, बारबेक्यू का धुआं उठना चाहिए कि नहीं, फिर आप उस हिसाब से जो है मेजर्स लेंगे। या फिर आप ये कहेंगे जी फसलों की स्टबल बर्निंग जो आप कह रहे थे, फसलों की बाकियात जलाने से होता है, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इससे कॉम्बैट कर सकेंगे। तो हमने ये कर लिया। जी मैं बिल्कुल, आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं एक और ओपिनियन देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ओपिनियन साइंटिफिक बेस्ड नहीं होगा। हमने तो साइंटिफिक स्टडी एक कमीशन की है, लॉन्च की है, और वो स्पार्को कर रहा है हमारा सैटेलाइट का इदारा, जो हर घंटे की देखें, इसमें इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट स्टडी, कि 1 क्यूबिक मीटर एयर के अंदर डस्ट कितनी है, कार्बन कितना है, PM 2.5 कितना है। ये सारी एक साइंटिफिक स्टडी है जो ऑलरेडी पिछले 5 माह से चल रही है, और इसने पूरा साल के सीजन के साथ के बारिशों में इसकी क्या सिचुएशन होती है, और जो आपने बड़ी अच्छी माशाल्लाह अपनी रिसर्च में बताया कि ये 2 किस्म की स्मॉग होती है। और मैं ये बताता चलूं कि ये बिल्कुल, लेकिन मैं इस वक्त कोई भी बात प्री मैच्योर होगी बात करना, और वो बल्कि मिसलीडिंग होगी और मिसकोट करूंगा मैं, जब तक हमारे पास वो ऑथेंटिक स्टडी नहीं आती। इससे पहले बदकिस्मती से, जैसे मैंने कहा कि हमने ओवरनाइट तो ये हादसा नहीं होता जितना लाहौर में 700, 600, 1000, 1200, ये पिछले कई सालों की हमारी मेहनत है सबकी मिलके कि पूरे पंजाब को हमने आलूदा कर लिया है। बल्कि नॉट सिर्फ पंजाब, आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर, इस्लामाबाद, ये सारे शहर अब इसकी लपेट में आ चुके हैं, और ये सारी जो अनकंट्रोल्ड अर्बन ग्रोथ और मल्टीपल चीज इसके अंदर ये भी मैं जानना चाह रहा था कि आजकल काफी बात हो रही है, एक तो द क्वालिटी ऑफ फ्यूल दैट वी आर यूजिंग, उसके अंदर तो पहले भी बात हुआ करती थी, लेकिन वो होती थी गाड़ियों की परफॉर्मेंस से लेके कि गाड़ियों की एवरेज अच्छी नहीं आती जी, तो वो एक मसला गवर्नमेंट लेवल का नहीं था, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके उसके ऊपर होता है। कितनी गाड़ियां आपके पास आ रही होती हैं? खैर लाहौर में तो काफ़ी नई गाड़ियां हैं, लेकिन उसके अलावा जो पुरानी गाड़ियां उनमें से कैटलिटिक कन्वर्टर जो होता है वो एमिशन कंट्रोल करता है, उसको निकाल देते हैं कि जी उससे फ्यूल एवरेज सही नहीं होता। एक तो ये मसला। दूसरा ये है कि डिवाइसेस होती हैं पोर्टेबल, जो कि ये जांच सकती हैं कि एग्जॉस्ट एमिशन गाड़ियों की है क्या। ये तो आप अपने ऑफिसर्स वगैरह को दे सकते हैं कि जाके वो मेजर तो करें कि हो क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन है क्या, ताकि छोटे छोटे लेवल पर पता तो चल सके कि किस जगह पर कितना है, कहाँ से कितना धुआं उठ रहा है। तो क्या
जी, आपने दो बातें की बड़ी मुनासिब, एक फ्यूल क्वालिटी की है और दूसरा फ्यूल चेकिंग करने की, क्वालिटी चेक करने की। वो जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट के अंदर हम जो इक्विपमेंट डालते हैं उसको कहते हैं स्मोक एनालाइजर, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी हमारे पास स्मोक एनालाइजर्स भी मौजूद है हमारे पास, लेकिन जो दूसरा इशू है जो फ्यूल क्वालिटी का, मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूं कि यूरो 5 स्टैंडर्ड होना चाहिए जो दुनिया इस्तेमाल करती है, जिसमें फिर आपको जीरो स्मोक होती है। हमारे यहाँ यूरो 2 पे चल रहा है स्टैंडर्ड, और ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि हमारी ये ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, जो ऑफ कोर्स ये ओगरा इसको देखता है, उसने अपग्रेड करना था अपने आप को यूरो 5 पे, और वो यूरो 2 से आगे नहीं जा सका। और जो आपने कैटालिटिक कन्वर्टर की बात की, ये बिल्कुल सही बात है। हम लाहौर में ये नॉट जस्ट के व्हीकल्स के अंदर, जनरेटर्स जो हैं हमारे, उनके अंदर भी कैटालिटिक कन्वर्टर चाहिए, ताकि लाहौर के अंदर हमने कोई तकरीबन 350 के करीब कमर्शियल जनरेटर बंद किए हैं जिनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं था। अब ये तो छोटे जनरेटर की बात नहीं कर रहा जो दुकानों के बाहर पड़े होते हैं। ये सारे का सारा जो धुआं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारे का सारा जो सेक्टर है जो जिसने आज हमें इस नहज पे पहुंचा दिया है, ये सारा एक दिन में नहीं हुआ, इसके अंदर हमने सबने रोल प्ले किया है। सर, और इसके अंदर एक चीज ये है कि डिबेट वैसे टेक्निकल हो जाएगी, लेकिन आप माशाल्लाह से इस बारे में अवेयरनेस अच्छी रखते हैं और आपके इल्म में है कि वैसे लाहौर के अंदर मैंने तस्करा किया कि वैसे तो गाड़ियां नए मॉडल की हैं, लेकिन ये जो पुरानी बसें जो लॉन्ग रूट पे चलती हैं, अक्सर आपको पता है जीटी रोड पे मोस्टली जो चल रही होती हैं, उसके अंदर 1980s 70s और उसके बाद आगे की टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर वो ऐसी भी बसें हैं जो फ्यूल के साथ मोबाइल ऑयल भी बर्न कर रही होती हैं। तो आप सोचें कि वहाँ पर जो अंदर बैठे हुए मुसाफिर भी क्या सफ़र करते होंगे और माहौलियात को उससे भी क्या नुकसान होता होगा। तो उनकी भी ज़रा कोई कुछ नज़र करम उस पर भी हो तो फिर पता चले। ट्रांसपोर्ट का महकमे के साथ भी आपको काम करना होगा। जी, इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक बैक पॉलिसी बनाई है, हम इनसे खरीदने जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें दो हिस्से होंगे। कानून होगा कि 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती, और जो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं उसको बाय बैक एक हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ला रहा है, स्कीम ला रहा है, जिसके तहत वो हुकूमत ले लेगी उनसे। और ये चूंकि इसका ये आपने बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर खत्म कर लूं, 52 लाख मोटरसाइकिलों में भी कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगे हुए। ये कैटालिटिक ये हमारी पुरानी बसों के अलावा या पुरानी वैन्स के अलावा, पुरानी गाड़ियों के अलावा, मोटर बाइक्स में जो आज भी बन रही हैं वहां पे भी नहीं लगे हुए। ये सारे का सारा जो सेक्टर जो है, इसके ऊपर अभी मैं गवर्नमेंट ने क्या किया है, लाहौर के अंदर सिर्फ अगर बात करूं 1500 हमें इलेक्ट्रिक बसेस की जरूरत है। 500 बसेस का ऑर्डर प्लेस हो चुका है लाहौर के अंदर। इंशाल्लाह दिसंबर से बसेस आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सारा इसको ऑर्डर प्लेस बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच राजा जान साहब हमारे साथ हैं। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करते हैं, जब हम उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सोचें 100 गाड़ियाँ चल रही हो सड़क पे, इंडिविजुअल उसमें एक शख्स बैठा हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हो तो उसमें 40 लोग भी बैठे हैं, 50 लोग भी बैठे हैं, तो बर्डन कितना कम होगा, और जो इमिशन होगा धुआं का वो कितना कम होगा, और क्वालिटी का अगर फ्यूल इस्तेमाल किया जाए तो कितना फायदा होगा। यूरो 5 और कहाँ यूरो 2, कहाँ आप ये सोचें कि हमारे यहाँ इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता, जबकि लाहौर में तो बहुत ज़्यादा इस बारे में काम हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कराची के मुकाबले में, लेकिन इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ ये सदर, ये जो जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करते हैं, तो आई वेंट टू माय मैकेनिक, मैंने कहा कि यार इस गाड़ी का चेक करो कैट कन्वर्टर, उसने कहा निकाल ही देते हैं ना, इससे खामखा में फ्यूल बर्निंग होती है। अच्छा, वो जो कैट कन्वर्टर है उसकी प्राइस भी अच्छी खासी होती है, अगर चोरी हो जाए निकल जाए तो तकरीबन 40,000 से ऊपर की वो डिवाइस होती है। तो लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है, अगर कार्बन एमिशन जा भी रही है हमारी वजह से तो क्या फर्क पड़ता है। भाई फर्क पड़ता है, आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आपकी औलाद को पड़ेगा, उनकी औलाद को पड़ेगा, सबको पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हर इंफरादी अमल, बारिश का एक कतरा बड़ा मैटर करता है। इसी तरीके से अगर आप पोल्यूशन फैलाते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ बड़ी मैटर करती है। हम तो टैक्स पेयर हैं, हम सब टैक्स पेयर हैं, हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि वो कौन से इकदाम लिए जा रहे हैं जो हमारी सेहत आम्मा से मुतालिक हैं, और आप इन्वेस्ट करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। गवर्नमेंट का ये काम है कि वो पब्लिक को अवेयरनेस भी दे। अच्छा जी, कुछ खबर है कराची से, वो शेयर कर लेते हैं। वो ये है कि कराची में अबुल हसन असफानी रोड पर रिक्शा ड्राइवर लूट मार के बाद फरार और मुबैना डाकू पकड़ा गया है। नज़ीर शाह हमें मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं, बताइएगा इससे मुतालिक जी। आप भी बताते हैं अबुल हसन असफानी रोड है, जहाँ पर रिक्शा ड्राइवर से 2 मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे कि इसी दौरान रिक्शा ड्राइवर ने दिल्ली से लूट मार करने के बाद फरार होने वाले एक मुबैना डाकू को पकड़ लिया, और ये दोनों मुल्जिमान वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। और जो रिक्शा ड्राइवर और अवाम ने इस पकड़े गए डाकू पर बदतरीन तशद्दुद किया है। अवाम की बड़ी तादाद ने मार मार कर इसका भुरकस निकाल दिया है। मुल्जिम के कब्जे से रिक्शा ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है, और जो फरार होने वाला मुल्जिम है न सिर्फ अपने साथी बल्कि
मोटरसाइकिल को भी क्राइम सीन पर छोड़कर भाग गए और जो पब्लिक है उसने जो डाकू के कपड़े भी फाड़ दिए, उसको सड़क पर घसीटा। इस दौरान डाकू लोगों से माफी मांगता रहा, पुलिस को तलब कर लिया गया और पुलिस को ये डाकू को पुलिस के हवाले किया जाएगा और मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, आपने हमें तफसीलात दी। और ये जो लूटा मारी का सिलसिला है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है सदफ, ये मामला बरतानिया में भी लोग स्ट्रीट क्राइम से बड़े परेशान हैं। और आपको पता है बरतानिया के बारे में क्या कहा जाता है कि वहाँ का चप्पा चप्पा CCTV कैमरास की जद में होता है। मैं बरतानिया गई थी तो मुझे ये बता दिया गया था कि अपने मोबाइल को आपने बड़ी अच्छी मजबूती से पकड़ के चलना है, क्योंकि ज़ाहिर आप वहाँ गूगल मैप्स की मुझे ज़रूरत थी तो मैं उसको नेविगेट करने के लिए जगहों को, तो वो इस तरह रास्ते से छीन के ले आते हैं। तो ये ज़रूरी है, या तो आप अपनी पॉकेट में रखें, सेफ जगह रखें अगर आप वॉक कर रहे हैं। सो आप लंदन में भी सेफ नहीं। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से बंद हो जाते हैं, IMEI नंबर बताते हैं तो उससे बंद हो जाते हैं। वहाँ पे जब बात हुई थी पूरी, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कि क्यों स्नैचिंग हो रही है, क्या करते हैं, तो वो एक्चुअली वो वाले मोबाइल उनके लिए कारआमद होते हैं जिसमें कोई आपकी बैंक की ऐप ओपन हो, ताकि वो वहाँ से आपका डेटा ले लें या उनको मॉनिटरी से कोई फायदा, वो उसे सेल आउट नहीं करते। अच्छा, लेकिन सुने तो उसके अंदर जैसे आपका फोन है तो वो लॉक है, तो उससे कैसे लॉक खोलेंगे भाई? उनके पास टेक्नोलॉजी हैक कर लेते होंगे। आईफोन को कैसे हैक करेंगे? They know the apps और सॉफ्टवेयर्स उनके पास होंगी, जब भी तो वो स्नैचिंग कर रहे हैं, वरना क्यों करेंगे? वैसे हैरत अंगेज बात है कि बरतानिया जैसे मुल्क में ये चीज़ होना, जहाँ पर एक एक जगह के बारे में बताया जाता है कि जी वैसे आपने देखे CCTVs लगे जगह? मैं नज़ारे देख रही थी, मैं CCTV कैमरास नहीं देख रही थी। कराची में ही बहुत देख रही है। कराची में हम सेफ सिटी देखेंगे कभी के ना कभी इंशाल्लाह। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त जो स्टोरी हम आपके सामने रख रहे हैं, सुन के आपको ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी ही फिक्शनल कोई बात कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में ऐसा हुआ है। डस्का में जुल्म की इंतहा हो गई है। जब हमने खबर सुनी वो ये था कि ससुराल वालों ने 7 माह की हामला बहू, जिसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इस लड़की को इसको मारा, इसकी लाश के टुकड़े किए, 2 बोरियों में तकसीम किया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, इसके सर को धड़ से अलग करके चूल्हे पर रखकर जलाया और उसका वो हाल किया ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। उसके बाद वो दोनों बोरियां मुख्तलिफ जगहों पर फेंकी, एक नहर में फेंकी, एक सड़क किनारे फेंकी। अब इल्ज़ाम क्या लगाया ससुराल वालों ने कि ये अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई, क्योंकि लड़की गायब हो गई है। तो लड़की कहाँ है, तो इन्होंने तौजी ये दी कि वो भाग गई है, जबकि इन्होंने, और ये कौन थी, ये इसकी अपनी रिश्तेदार थी, खाला सास थी। आप खाला सास थी और दूसरा शौहर बैरून मुल्क उसके काम करता था। और फिर ये है कि सास ने बेटी के साथ मिलकर जी ख़वातीन इन्वॉल्व थी। और आप ये देखिए कि खाला और फिर उसके बाद उसकी बेटी ने मिलकर ये काम किया। 2 बोरियों में उसकी लाश के टुकड़े भरे और आपने जिस तरह से बताया नहर में फेंक दिए। फिर एक शख्स ने रेस्क्यू 112 को कॉल की और फिर उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे ज़रा जानते हैं। राना साहब, ये कब का वाक़या है और ये फिर कॉल रेस्क्यू 1122 को कब आई, कब इस बारे में तहकीक की गई और मामला अब कहाँ तक पहुँचा है? राना गुलाम मुस्तफ़ा आप हैं हमारे साथ? चलें, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये सोचें, हम 21वीं सदी में हैं, 21st सेंचुरी में इतनी अवेयरनेस है, लोगों को कहा जाता है जी एम्पैथी रखें, दूसरों के साथ हमदर्दी करें, इंसानियत की बुनियादों पर लोगों के साथ सलूक करें। लेकिन जब आपके घर में आपके साथ ही हो रहा हो, मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरत हुई कि इसमें ख़वातीन इन्वॉल्व हैं। इसके लिए आपको इंतहाई शफ़ाक़ और जालिम होना पड़ता होगा कि जब आप किसी के ऊपर इस तरह छुरी चलाएं या उसको चूल्हे पर रख कर जला दें। पूरे प्लानिंग से आप उसकी लाश ठिकाने लगाएं और फिर ये, और उसका एक बच्चा ऑलरेडी मौजूद था और वो 7 महीने की हामला थी, ये भी डबल मर्डर कहेंगे। तो आप ये डबल मर्डर है बेसिकली। और राना गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। राना साहब, ये कब का वाक़या है, एक तो ये बताइएगा, और फिर ये कॉल किसने की थी रेस्क्यू 1122 को और क्या बताया था, क्या तहकीक अभी तक कहाँ पहुँची है? इशफाक, ये कोटली मरला है, थाना मोतरा का गाँव है डस्का के साथ ही। तो वहाँ की सुगरा बीबी जो है, उसकी 5 बेटियां हैं, एक ही बेटा, जिसने अपनी बांजी को अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा, शादी की 4 साल कबल। तो उसके वतन से एक बेटा जो है 2 साल का शाफे पैदा हुआ। अब वो हामला थी 7th मंथ की जो बताया गया है।
तो ये भांजी और खाला का जो रिश्ता था वो सास और बहू में जब बदला तो रवायती जो बात है सास बहू के दरमियान वो सिलसिला शुरू हो गया। नफरत इस हद तक बढ़ी कि वो इस मतलब खौफनाक वहशतनाक अंजाम तक बात पहुंच गई। तो ये 11 नवंबर का वाक़या है कि पुलिस ने जो मशहूर किया गया कत्ल के बाद सास और नंद की जरिए कि वो अपने आशना के साथ भाग गई है। अच्छा। उस पर शबीर अहमद ASI थाने मोहतरा उसकी मदीयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। ये उसके लवाहकीन की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये पुलिस का किरदार है। तो पुलिस ने अपने जो ज़हरा मकतूला उसके वालिद की तरफ से जो बताया कि उन्होंने राब्ता किया हमसे, तो उस राब्ते की बुनियाद पर इल्जाम जो है वो सामने आया। बाप ने बताया कि हमने राब्ता किया सुगरा बीबी से कॉल पे, तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी तो भाग गई है, क्योंकि ज़हरा का जो था वो अच्छा, ये बता मोबाइल दे वो बंद जा रहा था। राना के गिरफ्तारी किसी की हुई है इसमें कि नहीं अभी तक? जी 2 जो माँ बेटी है जो कत्ल में मुलव्वस हैं हकीकी तौर पे, और हम इंतहाई तशवीश का शिकार हैं कि इस तरीके से 2 खवातीन किस तरह कत्ल कर सकती हैं कि ज़हरा की टांगे काट के बाजू काट। ठीक है, इस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं DPO सियालकोट राना उमर फारूक साहब। राना साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? और तो डबल मर्डर हुआ क्योंकि वो 7 मंथ प्रेग्नेंट भी थी, तो मुकदमा किन दफात में दर्ज किया गया है और क्या अभी तक आप ये सारा वाकया हुआ कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस बड़े ग्रूसम इंसिडेंट के हवाले से बात करने का, और पुलिस का वर्जन देने के हवाले से भी मैं आपका मशहूर हूँ। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अभी मेरे से पहले जो शख्स आपसे बातचीत कर रहे थे उनका इसमें ग्रामी क्या है, लेकिन उनकी बात मेरे कान से गुजरी कि तालिबान पुलिस ने अपनी मुलैयत में पर्चा दे दिया और उसके लवाहकीन का जो है वो वर्जन नहीं दिया। मैं यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ फौजी सेक ऑफ ऑडियंस कि जो इसमें शबीर अहमद ASI जो कंप्लेनेंट है FIR के, वो ज़ारा के वालिद ही हैं। इत्तफाकन वो पुलिस अफसर हैं, लेकिन वो ज़ारा के वालिद हैं, वो लाहौर पुलिस में तैनात हैं। मकतूला के वालिद पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हीं की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, आपने इसे क्लैरिफाई कर दिया। जी जी जी, ये शबीर अहमद ASI जो हैं ये सियालकोट पुलिस के ऑफिसर नहीं है, ये लाहौर पुलिस में तैनात ऑफिसर हैं। ये ज़ारा जो मकतूला है ये उनकी बेटी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़, तो क्या ये डबल मर्डर है क्योंकि वो हामला भी थी, 7 महीने का बच्चा उनके पेट में था? ये किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है? जी जी, इनिशियली जो हमें पुलिस को कंप्लेन मिली वो यही मिली कि बच्ची को जो है वो फॉर सेक्शुअल रीजन जो है वो किडनैप कर लिया गया है। तो उसकी जो रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ है, हमने 496 के तहत उसकी FIR जो है वो उसका इंदराज किया। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि अमूमी तौर पर यही राय कायम की जाती है कि पुलिस ने बड़ी रवायती तरीके से तफ्तीश की, लेकिन 2 दिन की कलील तरीन मुद्दत में हमने ना सिर्फ इस पूरे केस को ट्रेस कर लिया बल्कि मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, यहाँ पर भी एडिशन करना चाहूँगा कि सिर्फ 2 खवातीन गिरफ्तार नहीं है, 2 मजीद अशखास भी गिरफ्तार हैं। अभी यहाँ पर एक सवाल उठाया गया कि 2 अकेली खवातीन कैसे इतना बड़ा हादसा कर सकती हैं, इतना बड़ा कत्ल कर सकती हैं। तो ये तकनीकी तौर पर तो ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, तो उसका जवाब भी मैं देता चलूँ कि इसके साथ जो 2 फर्द हज़रात इस कत्ल में शामिल थे उनको भी हमने हिरासत। वो कौन है? ये उनमें एक अब्दुल्ला है जो कि यहाँ पर जो हमारे साथ एक यास्मीन मुल्ज़म थी जो कि पहले दिन ही गिरफ्तार हो गई थी, ये उसका बेटा है, यानी कि सुगरा बीबी का नवासा बना। ओके। और इसी तरह नवीद एक लड़का है जो कि सुगरा बीबी है यहाँ की जो मेन मरकजी मुल्ज़म है इस केस की, उनके चचा का लय पालन होता है। अच्छा, तो उनका किरदार इसमें क्या था? और ये मतलब वो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली कैसे पॉसिबल है कि खवातीन ने इतनी सफाकियत के साथ और उसके बाद उसको ठिकाने भी लगाया, तो उसमें बता रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट इन 4 से 5 लोगों। राना साहब, ये ज़रा बताइएगा कि ये जो डेड बॉडी जहाँ से मिली है, क्योंकि इन्होंने नहर में टुकड़े फेंके थे, वो किसकी कॉल पे कैसे वो ट्रेस आउट हुआ? जी, मैं जब ये हमारे पास इत्तला आई तो
क्योंकि आपको पता है कि हम जहाँ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं यूजिंग डिजिटल फॉरेंसिक, तो वहाँ पर हमारे जो एक ट्रेडिशनल पुलिसिंग स्टाइल होता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मर, वो भी हम साथ साथ पैरेलल में चलाते हैं। तो जब ये हमें SIR की इत्तला मिली थी, मेरी टीम है, खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा यहाँ के SDPO आबिद साहब, बड़े प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, उनको इत्तला मिली कि ये इस खातून का मर्डर कर दिया गया और इसकी बॉडी को काट कर किसी नहर के किनारे उन्होंने तोड़ों में डालकर फेंक दिया। अच्छा। तो उन्होंने फौरी तौर पर इस हवाले से जो अपनी छानबीन है शुरू कर दी और उनको इत्तला यही मिली थी कि ये जो 2 खवातीन हैं जो कि इस वक्त बड़े आंसू बहा रही हैं और अफसोस का इजहार कर रही हैं, यही असल में मुलजिमान है। तो जब उनको कस्टडी में लेकर इंटेरोगेशन की गई तो उन्होंने खुद इंकशाफ किया कि हमने ही ये कत्ल किया है। उन्होंने अपने साथ जो 2 मर्द हजरात थे उनका भी बताया और पूरा बतुआ बताया उन्होंने कि हमने बतुआ कैसा किया। तो इस हवाले से जो आपका सवाल है कि ये कैसे बतुआ पजीर हुआ, तो उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बेसिकली ये सुगरा बीबी ने लाहौर में नबीद से रब्ता किया, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, जो कि उनके चचा का लयपालक बेटा है, और उसको कहा कि हमने जो है इस खातून को ठिकाने लगाना। अच्छा। उसको बाकायदा ऑनलाइन 10,000 रुपए भी भेजे कि तुम लाहौर का किराया वगैरह यहाँ पे सियालकोट आने का खर्च वगैरह करके यहाँ पर आ जाओ। ओके। उसके बाद नबीद यहाँ पर आता है, ये सुगरा बेबी और नबीद जो है सियालकोट के किसी बाजार से एक छुरी और एक टोका खरीदते हैं उस कत्ल को करने के लिए, और लेट नाइट ये फिर वो जब खतून सो रही होती है मकबूला, तो उसके ऊपर एक शख्स जो है वो तकिया रख देता है, सुगरा बीबी जो है वो उसके सीने पे बैठ जाती है, यास्मीन जो है वो उसके पैर पकड़ लेती है और इस अंधोनाग तरीके से इस कत्ल को जो है वो चलें अल्लाह ताला रहम फरमाए। और आई एम श्योर कि आप लोग चालान ऐसा सबमिट करेंगे कि मुल्ज़िम बच नहीं पाएंगे, और बाकी ये है कि कानून के तकाजे पूरे होंगे। थैंक यू सो मच राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, क्योंकि IMF का मिशन पाकिस्तान में है तो उन्होंने शमसी तवानाई के फ़रोग़ की मुखालफत कर दी है। साथ ही सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़रई आमदन पर टैक्स, इस पर आज बाकायदा तौर पर बात होगी। और थोड़ा सा हम आपको ये गाइड कर दें कि पंजाब असम्बली में ज़रई इनकम टैक्स की तरमीम मंजूर कर ली गई है, जबकि पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है। और ज़रई इनकम टैक्स की मंजूरी के बाद ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू होगा। ओह, तो ये कैसे होगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध भी हैं, माहिर मुआशियात भी हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, इस पर पीपल्स पार्टी वाले बड़े नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जी हमसे पूछा भी नहीं गया और ये हम तो तरमीम की मंजूरी में मसरूफ़ थे और ये यहाँ पर ये काम दिखा रहे थे। तो क्लैश नज़र आ रहा है इस पर, लेकिन आपकी नज़र में अच्छा आइडिया है ज़रई ये जो सुपर टैक्स की बात की जा रही है? पहले तो ज़रई टैक्स लगाना, सुपर टैक्स तो जाहिर है उसके बाद की बात है। बड़ा सिंपल सा जी, कि एक जो IMF का भी और पाकिस्तान में जितने भी लोग चाहते हैं कि जी टैक्स कलेक्शन का बोझ एक तबके पर ना हो, उनका बड़ा एक सिंपल सा मौक़िफ़ है कि जी जो भी 100 रुपए कमाता है और अगर टैक्स रेट 20 रुपए है तो सबको 20 रुपए देना, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई अपना पर्सनल कारोबार करते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो एग्रीकल्चर टैक्स अभी तक उससे बाहर रहा है। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर का जो वो परसेंटेज है GDP में, वो तकरीबन 20-21% है और टैक्स कंट्रीब्यूशन 1% है। तो आप खुद सोच लें कि उसको बराबर जो है मैं और आप और तमाम दूसरे लोग करते हैं। तो टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स लगना तो ज़रूरी है। पंजाब ने, जैसे आपने कहा कि वो पास भी कर दिया, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल सरप्राइज की बात थी। पीपल्स पार्टी वाज ऑलवेज ऑन बोर्ड। और पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि उनका जो सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, ख़ासतौर पर जो इंटीरियर सिंध में, वो ज़्यादातर उनका एग्रीकल्चर का कारोबार है। और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा। और उस पर सुपर टैक्स जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलिस्ट पर भी लगता है कि अगर आप इतना कमाते हैं तो उस पर ये आपको सुपर टैक्स भी देना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स भी और सुपर टैक्स भी। तो देना तो होगा। सिंध वाले फिर क्या करेंगे? अगर पंजाब में तो हो गई, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या 2 अलग अलग सूबों में एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होगा ज़रई टैक्स का? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होगा सिंध के लिए।
उनको वही करना पड़ेगा जो पंजाब ने पास किया है, केपी को भी वही करना पड़ेगा और बलोचिस्तान को भी वही करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट चूंकि सूबाई है, इसकी सूबाई असेंबलीज ने पास करना है, लेकिन जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी एक पार्टनर है, इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। बेशक वो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, सदर उनका है, चेयरमैन सेनेट है, एंड दूसरी पोजीशंस हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं देंगे? जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम जो है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही लाजमी चीज है, उसमें कोई भी IMF छूट एक्सेप्ट नहीं करेगा और कितने अरसे तक सिंध बाहर रह सकेगा। अगर बलोचिस्तान भी पास कर देगा, केपी भी पास कर देगा, आई एम 100% श्योर, तो सिंध को करना पड़ेगा। सर एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, ये सोलर एनर्जी के खिलाफ क्यों है IMF? उसकी मुखालफत कर दी है IMF ने, ये क्या मामला है सर? ये हुकूमत की मेरा ख्याल है कमजोरी है कि जब वो पहले बातचीत हमारी हो रही थी IMF के प्रोग्राम के हवाले से, तो उस वक्त उनको किस तरह से ब्रीफ किया गया था। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जब बिजली के निर्ख बढ़ते चले थे तो लोगों के पास एक दूसरा ऑप्शन था सोलर एनर्जी यूज करने का, जो सस्ती थी, एक दफा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर सस्ता बिल आपके पास आता है हर महीने। तो लोग जैसे जैसे बिजली बढ़ती चली गई वैसे वैसे सोलराइजेशन जिसको कहते हैं बढ़ती चली गई, और अब इतनी ज्यादा होगी कि हुकूमत को भी परेशानी ये होगी कि जो हम बिजली पैदा। चलें, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये ज़राअत पर टैक्स होना चाहिए। अच्छा जी, अब एक चीज़ ऐसी है, एक ऐसी फाइट जिसका मुझे तो बेचैनी से इंतजार था, लेकिन उसके अंदर मेरा कंसर्न था, एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर। माइक टायसन इज गोइंग टू फाइट जेक पॉल फ्राइडे नाइट को, और बेसिकली ये है AT&T स्टेडियम आर्लिंगटन टेक्सास से ये मुकाबला बराह रास्त देखा जा सकेगा। नेटफ्लिक्स इसके ऊपर बड़ा फोकस है, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो बेसिकली इट्स एज वर्सेस द एक्सपीरियंस। वेन जो इनका हुआ उसमें माइक टायसन ने थप्पड़ भी रसीद किया जेक पॉल को, जो कि एक यूट्यूबर हैं और सेलिब्रिटी, आजकल फाइट्स भी जो है वो अपने मकसद की करते हैं। तो ये 8 राउंड पर मबनी ये फाइट होगी, 2-2 मिनट का एक राउंड होगा, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। रिप्ड एट एज 58, इससे पहले उनकी फाइट 4 साल पहले रॉय जोन्स जूनियर से हुई थी। इज ही स्टिल द बैडेस्ट मैन ऑन प्लेनेट अर्थ? That is yet to be seen. आपका इंटरेस्ट जो है ना जितना है वो नजर आ गया है। तो जिसने जी देखना है नेटफ्लिक्स पे वो लड़ाई देखे, जिसने कोई और मूवी देखनी है वो देखे। हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।